हमारे राहुल सर का स्पीच सुनना है और बहुत ही अच्छा नॉलेज देते हैं दोस्तों। इतना कम उम्र में इनके पास जो ज्ञान का भंडार है पूरी दुनिया फॉलो करता है दोस्तों। काबिले तारीफ है इनके अंदर जो अनुभव और ज्ञान है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। हमारे राहुल सर आ गए हैं, देखिए। छोटी सी उम्र में बहुत बहुत बड़ा कुछ कह दिया है। जबरदस्त जबरदस्त, ग्रेट ग्रेट नॉलेज है सर का। के लिए एक छोटी सी उम्र में, जैसा कि अभी सर ने बोला, डॉक्टर साहब ने बोला, एक छोटी सी उम्र में इतना कुछ बोल दिए वो। सर ये क्या है, एक हमारा अपनी सोच है कि हमें किस उम्र में क्या करना है। और आज जो राहुल सर का शेयरिंग रहा, वास्तव में गुरुजी के द्वारा मोटिवेशन दिया जाता है जो काबिल तारीफ होता है, और उनके द्वारा बताई गई बातों को ग्रहण किया जाता है और अपने में परिवर्तन करते हुए आगे बढ़ा जाता है। मैं तो राहुल सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने आज बहुत शानदार सेशन लिया और टेक्निकल और मोटिवेशनल दोनों चीजें बताई एवरग्रीन के बारे में। राहुल सर का जो भी ट्रेनिंग सेशन था बहुत ही शानदार था। जो आज सर ने यहाँ पे नॉलेज दिए हैं, सर ने इतने कम एज में जितने बारीकी से जितने डीप से सर, और आज राहुल सर ने जो ट्रेनिंग दिए हैं सही में दिलों तक झकझोर के रख दिए हैं। दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं राहुल सर को। और हम लोग मिले थे अहमदाबाद के अंदर भी, वहां भी हमने उनकी एनर्जी को देखे। यहाँ पे इतनी अच्छी तरीके से नॉलेज दी जाती है, जितने अच्छे तरीके से यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। आई होप कि अगर एक नॉर्मल व्यक्ति है जो नेटवर्किंग कभी किया नहीं होगा, उसे भी अच्छी तरीके से समझ में एकदम केयरफुली तरीके से आ सकता है। थैंक यू सो मच राहुल सर। मिस्टर राहुल कुमार सर, आपका स्वागत है जोम इंटरनेशनल वेबिनार में। आपका स्वागत है सर, आइए। क्लैपिंग जबरदस्त होना चाहिए। वेलकम वेलकम सर, ग्रेट वेलकम, स्वागत है सर। वेलकम स्वागत है, वेलकम 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 सर, वेलकम 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 सुस्वागतम। वेलकम, मोस्ट वेलकम, ग्रेट वेलकम, हार्टली वेलकम। Yes, thank you. वेलकम वेलकम सर। Thank you all of you. Thank you. So, yes, thank you Tasneem ma'am, thank you. हम एक ऐसे बिजनेस में है दोस्तों कि जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जो कहीं पे भी नहीं चलता, वो ये चेन बनाने वाला नेटवर्क मार्केटिंग करता है। इसीलिए दोस्तों सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ही मैंने एसएससी की एग्जाम क्रैक की है आज से 1 साल पहले। शायद किसी को नहीं पता होगा कि मैं आज से 1 साल पहले एज ए सीबीआई इंस्पेक्टर की जॉब लद्दाख रीजन में लग चुकी थी। अभी जस्ट 3 महीने पहले मैंने केमिस्ट्री में बीएससी केमिस्ट्री में विथ फर्स्ट क्लास में पास आउट हुआ हूं, तो वहां पर भी मैं अच्छा कर सकता था। तो ना ही मैं केमिस्ट्री की लाइन में आगे बढ़ा, ना ही मुझे सीबीआई की जॉब, गवर्नमेंट जॉब मिलते हुए भी मैं वहां पे गया, क्योंकि लोगों को बताना था कि ये बिजनेस कोई भी नहीं कर सकता, सिर्फ चुने हुए लोग ही कर सकते हैं। यस, नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आप सभी का इस एवरग्रीन के शानदार से जूम लाइव वेबिनार में दंडवत प्रणाम के साथ स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पे उपस्थित सभी 400 पार्टिसिपेंट का फिर से हार्टली ने हैंड हार्टली ग्रेट वेलकम करता हूं। साथ साथ लोहा जी, किशोर सोलंकी सर, ज्योति मैम, बाकी जितने भी को-होस्ट और होस्ट तस्नीम मैम को मैं दंडवत प्रणाम के साथ मुझे आज इस वेबिनार में बोलने का मौका दिया, उसके लिए थैंक यू करना चाहता हूं। दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करता हूं कि सभी पर्सन बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छा सा सभी का वर्क चल रहा होगा। आज आप सभी को मैं क्रिप्टो का फ्यूचर, एवरग्रीन का फ्यूचर, थोड़ा सा पास्ट, इसकी हिस्ट्री, उसके साथ साथ थोड़ा मोटिवेशन और मोटिवेशन के साथ साथ जिंदगी जीने का तरीका, ये सभी चीजें बहुत ही कम टाइम में आज मैं सिखाने वाला हूं। कमर कस लीजिए दोस्त को, क्योंकि आज जो आपको मिलने वाला है
वो नेक्स्ट लेवल की चीज मिलने वाली है। अगर इनके बारे में बात करूं तो कभी मेरी टीम मुझसे पूछती है कि सर सभी लोग हमारे साथ ज्वाइन नहीं होते हैं, हमारे साथ सभी पर्सन ज्वाइन नहीं होते जिसको हम प्लान प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। तो मेरा एक ही आंसर होता है कि दोस्तों सभी लोगों ने इतना पुण्य नहीं कमाया है कि वो इस बिजनेस को कर सके, क्योंकि ये जो बिजनेस है वो लोगों को फंसाने का बिजनेस नहीं है, फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने का बिजनेस है। पहली मीटिंग तब ली थी, दूसरी मीटिंग ली थी, तब से बता रहा हूं कि आज तक जो भी सोचा है वो पाया है, किसी से शिकायत नहीं है, ना खुद से ना खुदा से। आज से 1 साल पहले जब मैं कॉलेज के 3rd ईयर में था तब मुझे ये सवाल आया कि कोई एक क्रिकेटर है, इंडियन क्रिकेटर ही, वो क्रिकेट खेल खेल कर इसी धरती पे रहकर लैम्बोर्गिनी ले सकता है, तो राहुल कुमार ये क्यों नहीं कर सकता। मैंने थोड़ा देखा तो पश्चिम की कंट्री है जहां पे 24-24 साल के बच्चे हैं, वो पोर्शे, फरारी जैसी बड़ी बड़ी कार लेकर घूम रहे होते हैं। तो मैंने ये सवाल पूछा कि ऐसा यहाँ पे इसी धरती पे ही हो रहा है तो यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है। ये मैंने सवाल पूछा अपने आप से, आप भी अपने आप से पूछ सकते हो। चलो मैं क्रिकेट तो अच्छा नहीं खेल सकता, बट लैम्बोर्गिनी लेने के लिए हार्दिक पांड्या के पास क्रिकेट एक साधन है, तो अगर राहुल कुमार को भी एक लैम्बोर्गिनी लेनी है तो एवरग्रीन एक साधन है, इस साधन का यूज करके लैम्बोर्गिनी ले लेंगे। और अगर विश्वास नहीं आता तो आप मेरा आईडी चेक कर सकते हो, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है, सिर्फ 4 मंथ में एक्टिवली वर्क करके यहाँ से 45 लाख से ज्यादा की अर्निंग की है। इसके साथ साथ बुलेट, कार, आईफोन, जो कि 21 साल के लड़के के सपने होते हैं, वो सब भी अचीव किए हैं। तो यही है कि हम दिन को तारा नहीं दिखाते हैं दोस्तों, रात को ही तारा दिखाते हैं, क्योंकि दिन में जो तारे दिखाते हैं वो तारा नहीं होता, वो ग्रह होता है। यानी कि पहले इतनी अर्निंग कर ली है, बाद में बोल रहे हैं कि लैम्बोर्गिनी लेंगे। लैम्बोर्गिनी तो ले लेंगे अगले 3 साल में, बट उसके बाद प्राइवेट जेट भी लेंगे, दिखाएंगे एवरग्रीन की कमाई से। क्योंकि जो नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम हो चुका है उसको शुद्ध करने के लिए एक ही है एवरग्रीन, और उसको फैलाने का सपना मैंने ठान लिया है। तो मेरा मेन पॉइंट यही है कि मुझे एक सफल आदमी बनना है, मैं असफल नहीं बनना चाहता। और सक्सेस होने के लिए एक साधन चाहिए, तो एवरग्रीन एक साधन है मेरे पास, मैं सफल बन जाऊंगा। क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि कोशिश करूंगा, कोशिश नहीं कर रहा, मैंने डिसाइड कर लिया है। मैं जब भी कुछ कोशिश करता, कुछ डिसाइड करता हूं तो एक ही चीज सोचता हूं कि अगर लक्ष्मण जी को जब संजीवनी चाहिए थी तब हनुमान जी ने बोला होता कि चलो मैं कोशिश करूंगा, मिले तो क्या होता। अरे संजीवनी लेने गए, नहीं मिली तो पूरा पर्वत उठा लाया। मैं यहाँ पे ये कोशिश नहीं कर रहा कहने की कि हनुमान जी के पास इतनी ज्यादा शक्ति थी कि वो पर्वत उठा लाए, नहीं, बिल्कुल नहीं दोस्तों। उनके पास बहाने नहीं थे, उनके पास एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर थी, उनके पास राम के प्रति भावना थी, उनके पास लक्ष्मण के प्रति प्रेम था, और उन्होंने जो ये डिसाइड किया था और पहाड़ उठा लाए। तो यही कि पहाड़ उठा लाए वो, क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया था। तो मैं यही बोलता हूं कि डिसाइड करना पड़ेगा, ये नहीं कि मैं कोशिश करूंगा 12 स्लॉट हो जाए, 13 स्लॉट हो जाए, ज्वाइन हो जाए, एक्टिव हो जाऊंगा, कोशिश नहीं करनी है। और आज 6:03 पे बहुत ही अच्छे गोल्डन वर्ड सुनने को मिले आज कि सर वी हैव अचीव्ड अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून, इंडिया इज ऑन द मून। दिल खुश हो गया है सुनकर। और देखो कॉम्बिनेशन, देखो इंडिया जा रहा है मून पे जिस दिन, उसी दिन एवरग्रीन के जो 71 जाबाज है वो बैंकॉक की धरती पर जाकर एवरग्रीन का झंडा लहरा रहे हैं। तो यही कॉम्बिनेशन हुआ है। तो दोस्तों ये थी थोड़ी की मेरी बात, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा एवरग्रीन का इंट्रोडक्शन। तो आज मैं आपको क्रिप्टो का फ्यूचर क्या है उसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं। फ्यूचर जानने से पहले जब मैंने पहली मीटिंग ली थी उसमें क्रिप्टो की हिस्ट्री क्या है उसके बारे में मैंने थोड़ा ज्यादा बताया था। तो शायद तभी कोई पर्सन ऐसे नहीं जुड़े होंगे जिसको क्रिप्टो की हिस्ट्री के बारे में पता होगा। तो थोड़ा सा ब्रीफली नहीं बट थोड़ा सा ऊपर ऊपर में बता देता हूं कि क्रिप्टो की इन्वेंशन क्यों हुई थी, उसकी हिस्ट्री क्या रही है। तो यही है कि जनवरी 2009 में जो बिटकॉइन था उसका इन्वेंशन हुआ था। यानी कि जो बिटकॉइन था जो कि वर्ल्ड की पहले नंबर की क्रिप्टो करेंसी है वो 2009 में
दुनिया के सामने आई थी। तो हम ये सोचते हैं कि 2009 में ऐसा तो क्या हुआ, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि दुनिया को क्रिप्टो करेंसी की बनाने की जरूरत पड़ गई। तो बोलते हैं ना कि नेसेसरी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। बट ऐसी कौन सी जरूरत हुई हमें कि एक डिसेंट्रलाइज करेंसी की जरूरत पड़ गई हमें? तो यही था कि 2008 में यूएस में एक रिसेशन आया था जिसमें लेहमैन ब्रदर कोलैप्स यानी कि एक बैंक फेल हो गई थी। साथ साथ इंडिया में भी 4 बैंक फेल हो गई थी जिसमें 720 करोड़ का घोटाला हुआ था। बैंक फेल हो गई, उसमें से बहुत सारे लोगों का पैसा उसमें रह गया था, ना ही कोई पैसा डाल सकता था ना ही कोई पैसा निकाल सकता था। तो तब शायद कुछ ऐसा हुआ होगा कि किसी का लाखों करोड़ रुपया इसमें चला गया होगा। और यही बात नहीं रुकी, 2008 और 2009 में सिर्फ एक बैंक नहीं, टोटल 140 बैंक सिर्फ और सिर्फ यूएस में ही फेल हो गई। तो हम सोचते सकते हैं कि 140 बैंक अगर इंडिया में फेल हो जाए तो क्या परिस्थिति आएगी। थोड़े टाइम पहले यस बैंक फेल हुई थी, बट आरबीआई ने आया सब कुछ स्मूथ कर दिया, क्योंकि आरबीआई नहीं चाहता था कि लोगों का जो करेंसी है, हमारी जो करेंसी है इंडियन रुपीस है, उस पे से विश्वास उठे, उस पे से ट्रस्ट उठे। तो आरबीआई आया और सब कुछ स्मूथ कर दिया। चलो तब कुछ जमाना अलग था, बट अगर आज वो ऐसा हो जाता है तो हम क्या करेंगे? तो यही कि लोगों को सेंट्रलाइज करेंसी, सेंट्रलाइज चीजों पे अब ट्रस्ट नहीं रहा था, क्योंकि जिसका लाखों करोड़ रुपये चले गए थे वो अब कैसे भला ट्रस्ट करेगा। तो शायद कोई ऐसा पर्सन होगा जिसका नाम बोला गया कि सत्योशी नाकामोटो, उनका लाखों करोड़ रुपया चला गया होगा और उन्होंने बिटकॉइन नामक क्रिप्टो करेंसी का इन्वेंशन किया। उसके बाद धीरे धीरे इथेरियम आई, क्योंकि बिटकॉइन में यह था कि उसमें है ना, हम कोई डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन जैसे कि एवरगिन है, इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, वैसे बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे हम नहीं कर सकते थे। इथेरियम आया तो उन्होंने क्या किया कि चलो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सब लोग कर सकते हैं, सब लोग टोकन बना सकते थे इथेरियम की ब्लॉकचेन से। तो ये सब हुआ। उसके बाद धीरे धीरे बीएनबी आई और अभी 22-23 हजार जितनी क्रिप्टो करेंसी हमारे सामने दुनिया में चल रही है। तो ये था थोड़ा सा ऊपर ऊपर के, मैंने बता दिया कि ये क्रिप्टो करेंसी का जो हिस्ट्री रहा है वो ये रहा है। प्राइस की मैं बात करूं तो 18 अगस्त 2008 में bitcoin.org नामक डोमेन रजिस्टर हुआ था। 12 जनवरी 2009 में 10 बिटकॉइन एक फिनी नामक व्यक्ति था, उसने सतोशी नाकामोटो को दिए थे सिर्फ फ्री में। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि 10 बिटकॉइन फ्री में दिए थे तो उसकी प्राइस $0। 12 जनवरी 2009 यानी कि आज से 13-14 साल पहले $0 रहा करती थी। फिर उसके बाद उसका नेटवर्क लॉन्च हुआ 2009 में। 31 अक्टूबर 2009 में एक बिटकॉइन की प्राइस $0 थी। 22 मई 2010 में एक ऐसा ट्रांजैक्शन दिखा गया कि 10,000 बिटकॉइन के बदले 2 पिज्जा फ्लोरिडा के एक शहर में खरीदा गया था। तब भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि चलो 10,000 बिटकॉइन सामने सिर्फ 2 पिज्जा, तो बिटकॉइन की वैल्यू ना के बराबर थी। फरवरी 2013 यानी कि उन्हीं के जस्ट 3 साल बाद उनकी प्राइस $1 हुई। 1 बिटकॉइन की प्राइस $1, जो अगले ही मंथ यानी कि मार्च 2013 में सीधा डायरेक्ट $22 हो गए। ऐसे बढ़ते 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 गिरते ऐसा मार्केट में डाउन अप आया और 2019 आया, तब एक बिटकॉइन की प्राइस 64 लाख यानी कि 64 लाख प्लस हो चुकी थी। इथेरियम की मैं बात करूं तो 30 जुलाई 2015 में इथेरियम लॉन्च हुआ। एक इथेरियम की प्राइस $0.31 यानी कि तब $1 का 58 रुपये 58 रुपीज थी, तो तब $0.31 यानी कि 18 रुपये में एक इथेरियम कॉइन मिलता था, जो कि 2020 में मार्केट अप गया, क्रिप्टो अप गई तो 3 लाख के पार भी इथेरियम कॉइन जा चुका। ऐसे ही हम बीएनबी की बात करें कि जो कि हमारा कॉन्सेप्ट है बीएनबी के ऊपर, जो कि जुलाई 2017 में लॉन्च हुआ सिर्फ और सिर्फ $0.1 के साथ। तब $1 की प्राइस 60 रुपए थी यानी कि 6 रुपए में एक बीएनबी कॉइन मिलता था। जुलाई 2018 आया, जस्ट इन एक साल बाद $18 यानी कि एक कॉइन की प्राइस 1400 रुपये हो गई। जुलाई 2021 आया, मार्केट अप गया, $586 यानी कि 55,000 के पार एक बीएनबी की प्राइस चली गई और अभी उसकी प्राइस 20-21 हजार के आसपास चल रही है।
तो इथेरियम जो है वो हम उसका प्राइस दिखे तो सिर्फ 2020 में 18,000 में मैंने खुद ने एक इथेरियम परचेस किया हुआ है। 18,000 रुपये में एक इथेरियम, जो कि जस्ट इन एक साल बाद वो 4,30,000 के पार भी जा चुका था इथेरियम की प्राइस। हम जो 3 करेंसी अब देख रहे हैं उसकी टोटल सप्लाई दुनिया में कितनी है, तो बिटकॉइन की देखे तो 21 मिलियन, सिर्फ 21 मिलियन ही बिटकॉइन पूरी दुनिया में है, यानी कि 2.10 करोड़ के आसपास हम ले सकते हैं। इथेरियम की बात करें तो 120 मिलियन प्लस, यानी कि बिटकॉइन से 6 गुने से भी ज्यादा। बीएनबी की प्राइस गिने तो 15 करोड़ के आसपास, यानी कि बिटकॉइन के 8 गुने से ज्यादा बीएनबी अभी पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। टोटल सप्लाइंग उसकी इतनी है, जिसमें से 5 करोड़ ऐसा माना जाता है कि बर्न किए गए थे, यानी कि अभी 10 करोड़ जितने पूरी दुनिया में बीएनबी कॉइन चल रहे हैं। यानी कि बिटकॉइन सबसे कम है। मार्केट का एक डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स लगती है कि जिसकी डिमांड ज्यादा होगी उसकी प्राइस कम होगी, बट बिटकॉइन दोनों तरफ से गया, डिमांड भी ज्यादा हुई, सप्लाई भी कम हुई, यानी कि लोगों को चाहिए ज्यादा, बन कम रहे हैं, इसकी वजह से बिटकॉइन की प्राइस बढ़ रही है। बिटकॉइन ऐसा है कि उसकी जितनी बनाई थी 21 मिलियन, तो उतने ही क्रिप्टो करेंसी के बिटकॉइन कॉइन रहेंगे। बट इथेरियम का ऐसा है कि इनफाइनाइट कॉइन बनते रहेंगे। इथेरियम का सप्लाई जो है वो जितना चाहे उतना कर सकते हैं। वही बीएनबी की हम बात करें तो उसका सप्लाई भी 15 करोड़ ही है, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकते। तो इन फ्यूचर उसकी भी सप्लाई बहुत ही कम रहेगी और डिमांड बढ़ती जाएगी, उसकी वजह से बीएनबी की प्राइस बहुत ही बढ़ती रहेगी। क्योंकि हमने देखा कि 6 रुपए में जो चीज आई थी वो अभी हमारे पास 20-30 हजार के आसपास चल रही है, 55,000 के पार भी जा चुकी है। थोड़ा मैं यूज केस की बात करूं कि चलो इथेरियम, बीएनबी, बिटकॉइन ये सब है, उसका यूज केस क्या है, लोग इसमें क्यों जा रहे हैं? क्योंकि दोस्तों इथेरियम बीएनबी जो है उसकी ब्लॉकचेन है, जहां पे कोई भी पर्सन टोकन भी बना सकता है, कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन के जिसका खुद का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के कोई एक कॉन्सेप्ट या फिर कोई भी चीज लॉन्च भी कर सकता है, जैसे कि एवरग्रीन हमारा बीएनबी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे। बट इथेरियम में यह बात हुई कि इथेरियम पे सिर्फ 25 ट्रांजेक्शन ही एक सेकंड में हो सकते हैं। वही हम बीएनबी की बात करें तो लाखों ट्रांजेक्शन पर सेकंड होते हैं। इथेरियम और बीएनबी में डीएप्स, यानी कि डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, डिसेंट्रलाइज वेबसाइट, डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट बन सकते हैं। दोनों में एनएफटी भी बन सकती है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी बन सकते हैं। अभी की मैं बात करूं तो एक बीएनबी की प्राइस हम गिने तो 20,000 के आसपास चल रही है, जो कि फ्यूचर में यानी कि 2024-25 में जब क्रिप्टो का बुल रन आने वाला है, क्योंकि बिटकॉइन का हार्विंग होने वाला है, जब भी हार्विंग होता है तब बुल रन आता है। जैसे कि 2020 में बुल रन आया था, प्राइस बहुत ही अप गई थी, ऐसे ही 2024-25 में ज्यादा से ज्यादा 2026 में क्रिप्टो का बुल रन आने वाला है। तो अभी डाउन चल रहा है, क्योंकि बिटकॉइन जब हम गिने तो 2020-21 में 50 लाख के पार था, अभी सिर्फ और सिर्फ 21 लाख प्राइस चली गई है। इथेरियम की प्राइस 4,30,000 थी, जो कि घटकर सिर्फ 1,35,000 हुई है। और वही बीएनबी की गिने तो 55,000 थी प्राइस एक दिन, और वो गिरकर 20,000 के आसपास चल रही है, यानी कि 60 to 70% गिरावट अभी पूरे मार्केट में आई है। बट ऐसा जो कि क्रिप्टो के जानकार है वो बोलते हैं कि बिटकॉइन 2025 या 26 में 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तक जाएगा, क्योंकि उसका एक ही रीजन है कि लिमिटेड है, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम है। वहीं इथेरियम की बात करें तो उसका 10 लाख मिनिमम 10 लाख प्राइस जा सकता है इन फ्यूचर। और वहीं बीएनबी की बात करें तो 2024-25 में 5 लाख के पार जा सकता है। और हम लोग डरते हैं कि क्रिप्टो करेंसी लीगल नहीं है, बट दोस्तों क्रिप्टो लीगल हो रही है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी है जो ब्लॉकचेन का यूज कर रही है। हम क्रिप्टो का फ्यूचर ऐसे भी लेकर चल रहे होते हैं कि चलो हमारा जो देश है, हमारा जो नेशन है वो किस तरफ जाना चाहेगा, कि चलो कोई गैम्बलिंग की हम एग्जांपल ले तो मोस्ट ऑफ कंट्री में गैम्बलिंग बैन है, तो इंडिया भी बैन करेगा। बट वही हम इंटरनेट की बात करें तो सिर्फ नॉर्थ कोरिया में ही बंद है, तो इंडिया थोड़ी नॉर्थ कोरिया के साथ जाएगा। सब कंट्रीज में एलो है, तो इंडिया भी इंटरनेट चला रहा है। अगर इंडिया रिग्रेसिव नेशन के साथ पकड़ेगा तो वो इंडिया पछताएगा। तो इंडिया कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहेगी, कौन सी कैटेगरी में जाना चाहेगी? ऑब्वियसली प्रोग्रेसिव नेशन के साथ, नॉट रिग्रेसिव कंट्री।
आर्थिक रूप से जो पछात कंट्रीज है उसके साथ तो इंडिया जाना नहीं चाहेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले जो 10-20 साल का हम देखे मैप, रोड मैप हम देखे पिछले 10-20 सालों का, तो इंडिया जो है वो प्रोग्रेस हुआ है सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट की वजह से और सॉफ्टवेयर की वजह से, और कोविड के बाद तो एक अलग ही इन सब चीजों में आगे बढ़ा है। सो क्रिप्टो इज द एक्सटेंशन ऑफ द इंटरनेट एंड सॉफ्टवेयर, और क्रिप्टो धीरे धीरे रेगुलेट हो रही है। थोड़ा टाइम पहले बेंगलुरु में एक निर्मला सीतारमन जी का एक इंटरव्यू लिया गया था, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है। उन्होंने ऐसा बोला था कि आईएमएफएस की तरफ से एक रिपोर्ट बन रही है जिसमें हम क्रिप्टो को रेगुलेट करेंगे, जिसका बिल आईएमएफएस की तरफ से आ रहा है, धीरे धीरे बन रहा है। और सबसे पॉजिटिव बात यह बोली उन्होंने कि क्रिप्टो को रेगुलेट जरूर करेंगे, बट उसमें हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा, क्योंकि अगर वो कंट्रोल कर पाते हैं फिर तो सेंट्रलाइज हुआ, उसी चीजों से तो हम भाग रहे हैं। तो बीएनबी जो है वो टेम्पररी भले ही डाउन हुआ है, बट 2024 में दिन ऐसा भी पॉसिबल है कि हम 30,000 में भी एक बीएनबी लेने के लिए तड़पे, ऐसा माना जाता है। क्योंकि अभी भले ही मार्केट डाउन हुआ, बट 2024-25 में हमें एक बीएनबी 30,000 में लेना होगा, फिर भी बहुत अच्छा खासा वेट करना पड़ेगा, फिर भी नहीं मिलेगा। एवरग्रीन की बात करूं तो 9 अगस्त 2022 को जो हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था, पर डे स्टार्टिंग में 300-400 ज्वाइनिंग आ रही थी, बढ़कर धीरे धीरे हमने 1 लाख जितना क्रॉसिंग कर लिया है। फिर भी टाइम बहुत कम हुआ है, 1 साल बहुत ही कम माना जाता है। 1 लाख ज्वाइनिंग पर्सन है वो भी बहुत कम होते हैं, क्योंकि टारगेट बहुत बड़े बड़े हैं, करोड़ों के टारगेट एवरग्रीन लेकर चल रहा है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, जितना जल्दी हो सके E5 में ज्यादा आईडी, E5 प्लस में, EG4 और E3 प्रीमियम में जितना ज्यादा आईडी हो सके उतना आईडी हमें डलवाने चाहिए। सिर्फ एक ही संकल्प ले लेना चाहिए, वर्किंग करके या फिर नॉन वर्किंग करके 500 बीएनबी मुझे कैसे भी करके होल्ड करने ही करने हैं 2025 तक। अगर आपने 2023 में कर ली है, 20,000 की प्राइस देकर चलोगे तो भी 500 बीएनबी की 1 करोड़ जितनी वैल्यूएशन होती है। बट मैंने जैसे पहले बताया कि ऐसा माना जाता है कि 2024-25 या 26 में एक बीएनबी की प्राइस 5 लाख चली जाएगी। तब हम सोचे कि हमारे पास 500 बीएनबी हो तो 500 इंटू 5 लाख 25 करोड़ जितने हमारे पास इंडियन करेंसी में कॉइन रुपीस हो गए। चलो 5 लाख चले जाते, 2 लाख शायद भी हो जाए, फिर भी हमारे पास 2 लाख इंटू 500 गने तो 10 करोड़ जितने हमारे पास INR रुपीस में हो गए। क्योंकि उसका रीजन यही है कि जो बिटकॉइन और बीएनबी है वो सप्लाई उसकी बहुत ही कम होती जा रही है, डिमांड उसकी बहुत ही बढ़ती जा रही है। हम एग्जांपल लेकर चल रहे कि जो 2010 में एक बिटकॉइन 22 पैसे में मिल रहा था, वही बिटकॉइन आज 21-22 लाख प्राइस है, पैसों से लाखों में प्राइस चली गई, तो लाखों में से करोड़ों जाने में बहुत ही कम टाइम लगेगा। 6 रुपए से 55,000 बीएनबी की प्राइस चली गई, तो 55,000 का 1 लाख और 1 लाख का 5 लाख होने में बहुत ही कम टाइम लगेगा। बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। रिच डैड पुअर डैड के जो राइटर है वो भी बहुत बड़े क्रिप्टो के इन्वेस्टर है। जो फेसबुक मेटा नामक कॉन्सेप्ट चला रहा है, मार्क जुकरबर्ग जो भी चला रहे हैं, जो कि ब्लॉकचेन पर चलेगा, तो जो कुछ भी चीज ब्लॉकचेन पे आएगी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, NFT आएगी, DEPs आएगी, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन आएगी। हम एवरग्रीन का एग्जांपल लेकर चले तो वो भी खुद कॉइन पे चलता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करना होगा फिर भी हमें क्रिप्टो करेंसी की जरूरत पड़ेगी, स्वैप करना होगा फिर भी हमें क्रिप्टो करेंसी की जरूरत पड़ेगी। तो क्रिप्टो जरूरत ही पड़ेगी, क्योंकि मेटा जैसा बड़े बड़े कॉन्सेप्ट आ रहे हैं तो उसमें भी क्रिप्टो की जरूरत आने ही होने वाली है। आप कॉन्सेप्ट लेकर जाओगे ना तो बहुत सारे लोग विरोध करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, बट दोस्तों एक नियम है दुनिया का कि कुछ नया आएगा तो उसमें विरोध जरूर होगा ही होगा। प्रकृति का नियम है, परिवर्तन तो होगा। दुनिया का एक ऐसा नियम है कि कुछ नया लेकर जाओगे विरोध होगा, बट प्रकृति का ऐसा नियम है कि परिवर्तन तो होगा ही होगा। हम पास्ट लेकर चले कि जब लड़कियों को पढ़ने नहीं चाहा करते थे
तब ज्योतिबा फूले ने एक कदम चलाया कि हम पढ़ने जाएंगे। तब उन पे कीचड़ डाले जाते थे। जब वो पढ़ने चले जाते थे दफ्तर लेकर, तो सभी पर्सन उस पे कीचड़ डालते थे, बट उन्होंने हार नहीं मानी। तो अभी आप देख रहे हो कि लड़कियां सब जगह पर आगे हैं। बैंकिंग सिस्टम क्रिप्टो का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनका अरबों खरबों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि क्रिप्टो में उनको कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। क्रिप्टो की छोड़ो, कार, जब कार दुनिया में आई तब यूके जैसी बड़ी बड़ी कंट्रियों ने भी विरोध किया था। कंप्यूटर बना, इंटरनेट बना, तब भी बड़ी बड़ी कंट्रियों ने विरोध किया था। बहुत ही पास्ट में चले जाए, बार्टर सिस्टम आई। जब अंडे में से दूध का अंडा दिया जाता था, तब भी लोगों ने विरोध किया कि भाई मेरा दूध तो बहुत अच्छा है, मैं तेरे एक अंडे के बदले 1 लीटर दूध नहीं दे सकता। कोई ऐसा बोलता था कि तेरा अंडा बहुत खराब आता है, मैं 1 लीटर दूध के बदले एक अंडा नहीं ले सकता। कोई भी चीज आई, चाहे यूपीआई आया था, तब भी लोगों ने विरोध किया था कि हमारा पैसा लेकर चले जाएंगे, हमारे फोन में पैसे डालेंगे। यूपीआई आया, विरोध कर रहे थे। क्रिप्टो का भी विरोध हो रहा है। 400-500 साल बाद क्रिप्टो से आगे बढ़कर भी कुछ आएगा, जैसे कि हम बार्टर सिस्टम अभी नहीं अपना रहे हैं, यूपीआई बहुत कम हो गया है क्रिप्टो आने की वजह से। तो 400-500 साल बाद और कुछ नया आएगा, लोग क्रिप्टो को छोड़ देंगे। बट अभी हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्रिप्टो अभी धीरे धीरे आ रहा है, अभी स्टार्टिंग ही है। तो अब हम चाहें तो करोड़ों, अबजों और खरबोपति यहाँ से बन सकते हैं, क्योंकि अभी स्टार्टिंग हो रहा है। तो क्रिप्टो का भी विरोध हो रहा है, बट अभी धीरे धीरे एक्सेप्ट होगा, क्योंकि उसका एक ही रीजन है कि जरूरत तो बन ही गई है, उसके साथ साथ मजबूरी भी लोगों की बन गई है क्रिप्टो को अपनाने के लिए। आप लोग बोलोगे कि सर आप करोड़ों अबजों खरबों कमाने की बात कर रहे हो, तो एवरग्रीन सिस्टम एक ऐसी सिस्टम है कि जिसमें कोई 3.5 करोड़ भी कमाया है इन 1 साल में, कोई 1 करोड़ भी कमाया है, कोई 10 लाख भी कमाया है, कोई 5 लाख भी कमाया है, कोई 10,000 भी कमाया है, और कोई 500 रुपए भी कमाया है, और कोई कुछ भी नहीं कमाया है। तो ना कमाने वाला ऐसा बोलेगा कि ये सिस्टम अच्छी नहीं है, ये नहीं वो नहीं, बहाने लगाएंगे, तो उससे हमें सिस्टम की कोई गलती नहीं है। ये सभी एग्जांपल आपके सामने है, बहुत सारे कमाने वाले एग्जांपल आपके सामने। जितने गवाने वाले हैं ना, उससे 3 गुना ज्यादा यहाँ पे कमाने वाले आपको मिल जाएंगे। कोई बोलता है कि अगर एवरग्रीन बंद हो गया तो पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। एवरग्रीन एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है, जो कि लाखों ब्लॉक्स द्वारा, लाखों कंप्यूटरों द्वारा एक चेन बनती है। अगर ब्लॉकचेन को बंद करना है तो 2 ही ऑप्शन बनते हैं, एक तो हैक करना पड़ेगा। तो चलो मैं हैक कर रहा हूं तो मुझे 2-3 कंप्यूटर में मैं हैक कर सकूंगा, बट एक साथ लाखों करोड़ों कंप्यूटरों को कोई भी बड़ा हैकर हो वो ना हैक कर पाएगा। दूसरा ये है कि इंटरनेट बंद हो जाए। और दोस्तों हमें खुशी होनी चाहिए कि हम जिस कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहे हैं, वो जिस कॉइन पे आ रहा है, बाइनेंस कॉइन पे, वो दुनिया का एकलौता एक्सचेंज है जो एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करता है। नंबर 1 एक्सचेंज है बाइनेंस का। एक आइटम है बाइनेंस स्मार्ट चेन, जिसमें हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है कि जिसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। जिस दिन इंटरनेट बंद होगा तब एवरग्रीन बंद होगा, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज के बारे में मैंने जब पहली बार मीटिंग ली तब बताया था। थोड़ा सा भी बता देना चाहता हूँ कि सेंट्रलाइज सिस्टम एक ऐसी सिस्टम होती है कि जिसका कोई मालिक या ओनर होता है, उस सिस्टम को हम सेंट्रलाइज सिस्टम बोलते हैं। डिसेंट्रलाइज सिस्टम एक ऐसी सिस्टम होती है कि जिसका कोई मालिक या ओनर नहीं होता है, जिसमें एक ब्लॉकचेन में कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जिसको हम टेक्निकली लैंग्वेज में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एक बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो जैसे हम दरिया में, सी में कोई चीज रख देते हैं और उसका हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वैसे ही इंटरनेट पे ये सिस्टम तैर रहा होता है, इसका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। मैं आपको 2 ऑप्शन देना चाहता हूं दोस्तों, अभी ही 10 लाख रुपए मैं आपको देना चाहता हूं। एक तो ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है कि आज मैं एक पैसा देता हूं जो कि कल डबल होगा, परसों उसका डबल होगा,
और ऐसे 31 दिन तक मैं डबल 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 देता चलूं। 10 लाख उसके सामने एक पैसा। 10 लाख बहुत बड़ी अमाउंट दिख रही है, 95% 10 लाख को चुनेंगे, बट मैं ऐसा कह रहा हूं कि दोस्तों एक पैसे को ही चुनना, क्योंकि आज एक पैसा है जो कि कल 2 पैसा हो जाएगा, परसों 4 पैसा हो जाएगा, वैसे डबल होते होते 8वां दिन आएगा तो उसमें 1 रुपया और 28 पैसा हो जाएगा, यानी कि रुपया बनना स्टार्ट हो गया। और ऐसे ही जब आप 31वें दिन तक आओगे तब उनका डबल होते होते 1,07,00,000 हो चुका होगा, यानी कि 10 लाख के 10 गुने से भी ज्यादा। मैं इससे यही कहना चाहता हूं कि अगर आज आपकी शुरुआत स्लो हो रही है तो चिंता मत करो दोस्तों, मेहनत करते जाओ, क्योंकि मेहनत जो है ना वो कंपाउंड इफेक्ट हमें देती है। तो अगर आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हो तो सीरियस मत हो जाओ। हमारे पास एग्जाम्पल, हमारी हिस्ट्री में बहुत ही एग्जाम्पल है। हम महाभारत का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो युद्ध है वहां पर फिर भी भगवान श्री कृष्ण जो है वो बैठे हैं, हंस रहे हैं। दुनिया में कोई भी चीज सीरियस हुए ही नहीं दोस्तों। जिसने भी सीरियस लिया किसी भी चीज को, वो खत्म हो गया। वो चाहे पूजा हो, लड़ाई हो, पढ़ाई हो, पैसे कमाना हो, सीरियस हो ही नहीं सकता दोस्तों। तो सीरियस मत बनो, टेंशन मत लो, सन्यासी बन जाओ अपने आप में, अपने काम में मस्त रहो और मेहनत करो। बट सन्यासी वो नहीं दोस्तों कि जो घर छोड़ दे। जो घर छोड़ दे वो तो भगोड़ा है सर। सन्यासी मतलब जागरूक। सन्यासी मतलब भगोड़ा नहीं होता, जागरूक। बहुत ही अच्छा शब्द है सर। जो सन्यासी है वो खुद के लिए कुछ नहीं करते। राजा जनक जो कि जागरूक थे, राम एक जागरूक पर्सन थे। तो जो घर छोड़ देता है, परिवार को छोड़ देता है, माँ बाप को छोड़ देता है, वो तो भगोड़ा है सर। हमने श्री कृष्ण को भगवान कहा, बुद्ध को भगवान नहीं कहा। बुद्ध तो एक संत है, वो तो अपनी एक वो है कि चलो उन्हें बहुत मानने वालों ने उनको भगवान कहना शुरू कर दिया। वैसे मैं भी उन्हें भगवान ही मानता हूँ, बट कृष्ण दुनिया में रहकर जो दुनिया से अलग रहे। हमने कृष्ण को परम अवतार कहा। दुनिया में रहकर सर सारी चैलेंजेस का सामना करते हो। इसलिए मैं कहता हूं कि बायोग्राफी पढ़िए, ऑटोबायोग्राफी पढ़िए। सिर्फ चिल्लाने का मतलब यह नहीं होता कि आदमी किसी कष्ट से नहीं गुजर रहा होता है, लेकिन दर्द को गाने से कुछ भी नहीं होता सर। खुशियां जो है वो बांटने की चीज है और दर्द पीने की चीज है। हमने भी एक टाइम पे बहुत ही संघर्ष किया है। आज से सिर्फ 2 साल के हम पीछे चले जाए, हम जिस हॉस्टल में रहते थे, चूहे रूम में रहते थे हमारी हॉस्टल में। हमारी अलमारी खोलो ना तो उसमें से चूहे निकलते थे। कोई अच्छी सी चीज खानी हो तो उसके लिए भी सोचना पड़ता था। लेकिन बाबर की एक लाइन, इसलिए मैं कहता हूँ कि बायोग्राफी पढ़िए। पता नहीं कौन सी एक लाइन आपके जीवन की दिशा निर्देशक बन जाए। जब बाबर सब हार जाता है और जब वो कहता है कि उसकी सिस्टर कहते हैं कि भैया अब छोड़ दो सब, ये सब मोह माया है, लड़ना झगड़ना छोड़ दो, क्योंकि वो सब कुछ हार गया था। तब उनकी सिस्टर को बहुत ही अच्छा सा आंसर देता है कि क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे। वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजता करने को तैयार नहीं। सर ये लाइन तो दिल में बैठ गई। कयामत तक लड़ेंगे, कयामत तक लड़ेंगे, दिल्ली के लिए लड़ेंगे, काबुल के लिए लड़ेंगे। लड़ना ही जिंदगी है सर, और कुछ है ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर जाऊंगा। और मैं जब भी मीटिंग लेता हूँ, चाहे मेरी पर्सनल मीटिंग हो, ट्रेनिंग मीटिंग हो, एक ही बोलता हूँ कि मेरी सोच यही है कि ये सब यही छोड़ जाना है। 65, 17, ज्यादा 80, 90 साल का जीवन है। मैं तो यह तक सोचता हूँ कि अपना शरीर, देह भी हम लीज पर लेकर आए दोस्तों। तो क्यों ऐसा लड़ना झगड़ना, दौड़ना भागना, टेंशन लेना। मेहनत करो अच्छे से, 2-3 साल वर्क करो, फिर लाइफ टाइम वेस्ट करो, क्योंकि यही तो हमारा बिजनेस है। हम लड़ते झगड़ते भागते दौड़ते, बट आत्मा जो प्रेम का भूखा है वही हम नहीं उसको देते। हम शरीर के लिए बहुत कुछ करते हैं जो कि है लीज पर जो आत्मा अजर अमर है उसके लिए नहीं कुछ करते हैं। तो सभी को प्रेम करो,
और ऐसा नहीं सोचो कि सर मैं सभी को प्रेम कर रहा हूँ तो सामने से मुझे भी प्रेम मिले। मेरी अपलाइन को मैं बहुत ही प्रेम करता हूँ बट मुझे अच्छा सा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। दोस्तों प्रेम जो है वो आत्मा का निस्वार्थ समर्पण है। हमें उसको सामने से प्रेम चाहिए तो वहां तो हमारा स्वार्थ है। बट प्रेम एक ऐसी चीज है कि जहां से हमें कुछ चाहिए ही नहीं। हम 9 अगस्त को जब सेमिनार में मिले थे, 8, 9, 10, 11 हम सभी लीडर्स के साथ थे। धनंजय वर्मा सर, नूरुल हसन सर, ओमवीर सिंह सर, बहुत सारे लीडर्स थे, बाहर से बहुत आए थे। जितने भी लीडर्स से मैं मिला, वैसा नहीं कि एक बार, जितनी बार मिला उतनी बार उनके पैर छुए हैं। चाहे वो नूरुल हसन सर हो, विनोद कुमार सिंह सर हो, कोई भी हो, धनंजय वर्मा सर, जितनी बार मिला उतनी बार पैर छुए मैंने। क्योंकि मेरा यही है कि जिसके पास से 1% की भी हमें को मिलने मिला, उसको प्रेम करो, उसको गुरु मान लो। क्योंकि जब हम भगवान दत्तात्रेय की बात करें तो उनके लाइफ में उन्होंने 24 गुरु, 24 गुरु माने थे, जिसमें कुत्ते भी थे, कबूतर, पृथ्वी, हालांकि सांप को भी उन्होंने गुरु मान लिया था। तो जो भगवान पृथ्वी, सांप को, मुझे बोलना नहीं चाहिए, उन्होंने वेश्या को भी गुरु मान लिया था। तो जो भगवान ऐसा कर सकते हैं तो हम तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते? इसी सोच से चलोगे तो सक्सेस हो जाओगे। कोई मुझे कहता है कि सर आप पिछले 4-5 महीने में एक ही साथ सक्सेस हो गए हो, तो आपने मेहनत तो की है बट उसके साथ साथ लक भी आपके साथ दिए हैं, तभी इतना आप सक्सेस हुए हो। तभी मैं यही कहता हूं कि लक तो नहीं पर किस्मत साथ देती है थोड़ा बहुत। बट किस्मत जो है वो अपने कर्मों से ही अच्छी बनती है। जिसके अच्छे कर्म, उसकी किस्मत भी उसका साथ देगी और सक्सेस हो जाओगे। दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी को आज का वेबिनार बहुत ही अच्छा लगा होगा। टाइम का ध्यान रखते हुए मैं आज का वेबिनार यहीं पे मेरी वाणी को विराम करता चाहता हूं। जय एवरग्रीन ऑल ऑफ यू। फिर से मिलेंगे नए हर्ष और उमंग के साथ। जय एवरग्रीन एंड थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। ग्रेट ग्रेट, क्लैपिंग हो जाना चाहिए। बहुत शानदार, सुपर स्पीच, बहुत शानदार, सुपर। ग्रेट सर, ग्रेट, जबरदस्त, ग्रेट, जबरदस्त, शानदार, बहुत शानदार। राहुल सर जबरदस्त। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू। बहुत कुछ बढ़िया हैंड राहुल राइज है? सर, बहुत शानदार।